Hello students. So today we are going to discuss the proteins that are involved in the mechanism of translation. So we have already studied what is translation, and I have provided the study material for you, and we have already discussed through our Google Meet. Now I have tried to make this presentation so that it will be easier for you to understand what are the proteins involved in the different steps of prokaryotic translation. Okay, so let us begin. So all of you know what is protein synthesis. So what happens in protein synthesis? Protein synthesis, which is also known as translation, what it does, it converts the nucleotide sequence on an mRNA into the language of amino acids, and these amino acids will later on constitute the proteins. Now all of you know that mRNA is translated from its 5' to 3' end. Now this is a very important thing. जब भी mRNA ट्रांसलेट होगा मतलब mRNA पे आप प्रोटीन सिंथेसिस का जब मैकेनिज्म देखते हैं तो वो हमेशा 5' से शुरू होगा. It will proceed in the 3' direction. This will produce a protein that will be synthesized from its amino terminal end to its carboxy terminal end. All of you know that a protein should have an amino as well as a carboxy terminal end. So why in a 5' 3' direction? So that the protein that is getting synthesized should start with an amino terminal and should have an carboxy terminal at the end. Okay. Now prokaryotic mRNAs. Okay, prokaryotic. You know what is a prokaryotic molecule. So prokaryotic mRNAs often they have several coding regions. क्या होता है ना कि प्रोकैरियोट्स जो mRNA होता है उसमें कुछ कुछ दूर पे बहुत सारे ऐसे रीजन्स होते हैं जो आपके कोडिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं. कोडिंग मतलब यही सिंथेसिस के लिए. ठीक है, इसलिए इसको आप लोग पॉलीसिस्ट्रॉनिक बोलते हैं. ठीक है, जहाँ पे बहुत एक mRNA टेम्पलेट में बहुत सारा जो कोडिंग रीजन्स होता है उसको हम लोग पॉलीसिस्ट्रॉनिक बोलते हैं. अब हर कोडिंग रीजन का अपना इनिशिएशन कोडोन होगा. ठीक है, जो भी कोडिंग रीजन मतलब क्या, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस. तो उस हर जो भी कोडिंग रीजन होता है उसका एक अपना इनिशिएशन कोडोन होता है. ठीक है, एंड इट विल प्रोड्यूस अ काइंड ऑफ स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड. राइट, वही चीज़ जब आप mRNA में लेते हैं, सॉरी यूकैरियोट्स में लेते हैं, तो ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक नहीं होता है, वो मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है. दैट इट विल कोड फॉर ओनली वन पॉलीपेप्टाइड चेन. ठीक है, अब वी आर नॉट डिस्कसिंग द यूकैरियोटिक. आई जस्ट गिवन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड कि पॉलीसिस्ट्रॉनिक होगा अगर प्रोकैरियोट होगा और मोनोसिस्ट्रॉनिक होगा अगर यूकैरियोट्स होंगे. ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन एवरीबडी नोज हैज़ 3 स्टेप्स. ओके, सो लेट अस बिगिन विद इनिशिएशन. सबसे पहला जो स्टेप होता है दैट इज नोन एज इनिशिएशन. व्हाट हैपेंस इन इनिशिएशन? In initiation of the protein synthesis, this involves assembly of components of translation. ठीक है, जितनी भी चीज़ें हैं जो जिससे लेकर के आपको प्रोटीन सिंथेसिस करना है उन सब की असेंबली होती है. तो सबसे पहले क्या बनता है? इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स. ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स क्या होता है? हम इसमें इकोलाई क्यों यूज़ कर रहे हैं? इकोलाई इज अ बैक्टीरिया, सो इट्स अ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड सो वी हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ इकोलाई. ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जो होता है उसमें ऑल ऑफ यू नो प्रोकैरियोटिक में 50 और 30s राइबोसोम यूनिट्स होते हैं. 30s छोटा सब यूनिट होता है, 50s जो है वो बड़ा सब यूनिट होता है. तो ई कोलाई वी कॉम्प्लेक्स विल इन्वॉल्व 30s राइबोसोम. ठीक है, उसमें mRNA टेम्पलेट होगा और 3 इनिशिएशन फैक्टर्स. IF इनिशिएशन फैक्टर, I फॉर इनिशिएशन, F फॉर फैक्टर्स. सो 3 इनिशिएशन फैक्टर्स विल बी नीडेड, IF1, IF2 एंड IF3. अब देखिए आपका टॉपिक है प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस. तो यही वो प्रोटीन है, ये जो इनिशिएशन फैक्टर है यही वो प्रोटीन है जो इन्वॉल्व होता है प्रोटीन सिंथेसिस में, जो कि प्रोटीन बनाने में. फैक्टर्स आर लाइक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स. ओके, सो 3 काइंड ऑफ इनिशिएशन फैक्टर्स विल बी यूज्ड, IF1, IF2 एंड IF3. और साथ ही साथ एक स्पेशल इनिशिएटर टीआरएनए होता है. इनिशिएटर टीआरएनए का मतलब एक कोडिंग रीजन के लिए एक स्पेशल इनिशिएटर टीआरएनए आपको चाहिए.
तो ये जो पहला प्रोकैरियोट्स में जो टीआरएनए होगा, जो इनिशिएट करेगा, इसको हम लोग बोलते हैं टीआरएनए लोडेड विथ एफ मेथियोनिन. ठीक है. नाउ so all of you now know कि in prokaryotes 3 initiation factors will be known. अब इसके साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि इसमें एक सीक्वेंस होता है जिसको कि आप शाइन डालगानो सीक्वेंस बोलते हैं. ये शाइन डालगानो सीक्वेंस जो है, और द शाइन डालगानो सीक्वेंस, दिस इज प्रेजेंट ओनली इन प्रोकैरियोट्स, ओनली इन प्रोकैरियोट्स. ठीक है. ये सीक्वेंस का एक देखिए पैटर्न है ए जी जी, इसको हम शाइन डालगानो सीक्वेंस बोलते हैं. एंड दिस सीक्वेंस इज फाउंड अपस्ट्रीम ऑफ फर्स्ट AUG कोडोन. अपस्ट्रीम का मतलब होता है टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड एंड डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है टुवर्ड्स द राइट साइड. ठीक है. तो 5 डैश की तरफ जब जाएंगे तो अपस्ट्रीम होगा, 3 डैश की तरफ जब आएंगे तो डाउनस्ट्रीम होगा. ये आपने ट्रांसक्रिप्शन में भी पढ़ा होगा. सो AUG, जो AUG कोडोन है, आपको पता है AUG इनिशिएटर कोडोन होता है प्रोकैरियोट्स में, यहाँ जहाँ से शुरू किया जाता है प्रोटीन सिंथेसिस. AUG कोडोन के पहले एक सीक्वेंस होता है 5 डैश की तरफ. ठीक है. ये सीक्वेंस इज AGG. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द शाइन डालगानो sequence and this will interact with the ribosomal RNA molecules that compose the ribosome. तो जो राइबोसोम है ना, ये सब यूनिट्स 50s and 30s whatever you are calling them, so इनके साथ ये इंटरेक्ट करता है, ये वहीं से ढूंढना शुरू करता है. ठीक है. एक्चुअली ये जो आपका शाइन डालगानो सीक्वेंस है, ये एक प्यूरिन रिच सीक्वेंस है. ठीक है. जैसे कि आप देख रहे हैं ना AGG, उसके पहले बहुत सारे बुक में आपको लिखा हुआ मिलेगा UAAGG. ठीक है. इसमें सिर्फ लिखा है, इसमें 6 आपको बेसिस दिखा रहा है. बहुत सारे बुक में आपको लिखा रहेगा UAAGG. सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट. दिस इज ऑल्सो, इसको आप शाइन डालगानो सीक्वेंस कहते हैं. ये जो है AUG कोडोन से 6 से 10 बेसिस पहले प्रेजेंट होता है. I'll tell you again. It is located 6 to 10 bases upstream of the AUG codon. कहाँ? mRNA molecule में, मतलब 5 dash end of the mRNA molecule. अब देखिए क्या होता है. 30S राइबोसोमल सबयूनिट, मैंने आपको बताया है कि 30S राइबोसोमल सबयूनिट भी जो होता है उसमें 23S 16S इसका मिलकर ये बना हुआ होता है. 16S राइबोसोमल RNA कॉम्पोनेंट जो होता है 30S राइबोसोमल सबयूनिट का, इसमें एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है उसके 3 एंड के पास. ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है शाइन डालगानो सीक्वेंस के साथ. समझ रहे हैं आप? यानी कि जो राइबोसोमल RNA 30S, उसमें एक जगह होता है. 30S भी 2 कॉम्पोनेंट का बना हुआ है ना, 23S और 16S का. तो जो 16S पार्ट है 30S सब यूनिट का, वहाँ पे एक सीक्वेंस होता है जो इस शाइन डालगानो का कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होता है. तो जहाँ पे भी वो 16S राइबोसोमल कंपोनेंट आएगा 30S राइबोसोमल सब यूनिट में, वो क्या करेगा, वो ये AGG के साथ बाइंड कर जाएगा. और जैसे ये बाइंड कर जाएगा, इसका मतलब है कि शाइन डालगानो सीक्वेंस क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट है. किसका पेयरिंग करता है, किसके साथ, 30S सब यूनिट के साथ. 30S सब यूनिट 23S और 16S का मिल के बना हुआ होता है. जो 16S पार्ट होता है 30S का, उसमें जो सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, वो इस शाइन डालगानो का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो वो उसके साथ ज्वाइन कर जाता है. और उसी के थोड़ा आगे AUG होता है. ठीक है. AUG तो mRNA पे है, और ये जो आपको हम 30S राइबोसोम बता रहे हो कहाँ है, वो आपका बिगर और स्मॉलर सब यूनिट राइबोसोम का हम बात कर रहे हैं. तो ये 30S जिसका कि एक पार्ट 16S है, ये किस में है, वो राउंड वाला पार्ट में, यानी कि 30S सब यूनिट में. और AUG कहाँ है, mRNA पर है. तो 30S लगेगा, 30S के ऊपर आकर के mRNA लगेगा. ठीक है. तो इस 30S के पास एक सीक्वेंस होता है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होता है AGG के साथ. वो आके वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कर जाएगा. ये कहाँ होता है, AUG के 6 से लेकर 10 न्यूक्लियोटाइड पहले होता है. जैसे ही ये शाइन डालगानो सीक्वेंस आ जाता है, इसका मतलब होता है AUG कोडोन आसपास है. और नाउ यू आर गोइंग टू नाउ दिस विल फैसिलिटेट the binding and positioning of the mRNA on 30S ribosomal subunit, and it will start the process of initiation. So as you can see, there is a small ribosomal subunit. इसमें तुमको P दिख रहा है. मान लो कि ये जो P है, इस P पे कुछ ऐसा कोडोन है जो कि AGG का
कॉम्प्लीमेंट्री है। तो तुम mRNA देख रहे हो, अब mRNA आकर के इस स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट के साथ ज्वाइन करेगा, ठीक है। इसमें दो प्रोटीन चाहिए मॉलिक्यूल, एक इनिशिएशन फैक्टर 1 और दूसरा इनिशिएशन फैक्टर 3। इनिशिएशन फैक्टर 3 क्या करता है, ये लार्ज और स्मॉल सब यूनिट को तुरंत ज्वाइन नहीं होने देता है, क्योंकि पहले स्मॉल सब यूनिट लगने लगता है और उसके बाद आकर के लार्जर सब यूनिट लगता है। स्मॉलर सब यूनिट क्यों आकर लगता है, ताकि वो जो पी वाला पोर्शन है, देखो पी और ये एक दूसरे के साथ अटैच हो गया है। अब ये अटैच हो गया, इसका मतलब कि इसका सीक्वेंस इस शाइन दालगानो सीक्वेंस के साथ मैच कर गया है, और अब थोड़ी देर के बाद 5 से 10 न्यूक्लियोटाइड आगे शुरू हो जाएगा तुम्हारा, जिसको तुम बोलते हो इनिशिएशन, ठीक है। और IF1 ज़रूरी होता है IF2 के बाइंडिंग के लिए। तो व्हाट इज़ हैपनिंग, ये जो इंटरेक्शन है 30S राइबोसोमल सब यूनिट का mRNA के साथ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, नाउ गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट दैट इज कॉल्ड GTP, ये भी एक प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट है। ये एनर्जी सोर्स की तरह काम करता है ट्रांसलेशन में, ठीक है, इलोंगेशन के समय भी और ट्रांसलोकेशन के समय भी। ट्रांसलोकेशन क्या होता है, मैंने बताया ना आपको कि जब पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करता है दो अमीनो एसिड के बीच में, तो बॉन्ड फॉर्म करने के बाद वो अपने टीआरएनए मॉलिक्यूल से हट करके जो आपका ये ए साइट है उस पे आकर के जुड़ते रहता है और चेन बनाते रहता है। तो ये होता है ट्रांसलोकेशन, शिफ्टिंग ऑफ द पोजीशन, ठीक है। नाउ सी शाइन दालगानो सीक्वेंस, एज यू कैन सी हियर, इट्स नॉट वेरी क्लियर बट यू कैन सी कि आपका शाइन दालगानो सीक्वेंस जो जी ये वाला जो सीक्वेंस है mRNA का, और ये देखिए ये जो सीक्वेंस है, ये दोनों आकर के ज्वाइन करेगा इसमें, ठीक है। और यही शाइन दालगानो सीक्वेंस ये का सिग्निफिकेंस है। शाइन दालगानो सीक्वेंस अगर नहीं होगा तो प्रोकैरियोट्स में ढूंढना बहुत मुश्किल है। क्या चीज़, इनिशिएशन साइट। अब आते हैं, जब कोडोन AUG है, ये शुरू करता है, दिस विल बी रिकग्नाइज्ड बाय अ स्पेशल इनिशिएटर टीआरएनए, मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। ये जो AUG है इसको कौन पहचानेगा, इनिशिएटर टीआरएनए। तो ये जो रिकग्निशन है, जो इनिशिएट टीआरएनए को करना है कि वो AUG को पहचाने, इसको कौन हेल्प करता है, IF2। मैंने बताया ना 3 फैक्टर होता है, IF1, IF2 एंड IF3, तो IF2 इसमें हेल्प करता है, ठीक है। ये जो इनिशिएटर टीआरएनए है, दिस विल कंटेन और कैरी अ ग्रुप जिसको आप N फॉर्माइलेटेड मिथियोनिन कहते हैं। मिथियोनिन में ये फॉर्माइल ग्रुप ऐड किया जाता है, कैसे, आफ्टर द, ठीक है, ये ऐड किया जाता है। फॉर्माइल ग्रुप अगर ऐड होता है मिथियोनिन पे तो यू कॉल इट N फॉर्माइलेटेड मिथियोनिन। ओके, यू कैन सी द डायग्राम हियर, द अमाइनो एसिड, ठीक है। अमाइनो एसिड आपको मालूम है क्या होता है, जिसका कि एक COH ग्रुप होगा, एक NH2 ग्रुप होगा, ठीक है। इसमें जब एंजाइम एक्ट करता है अमाइनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज, यू कैन सी इन द फिगर 1, तो ये क्या बनाता है, एंजाइम AMP कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये जो एंजाइम AMP कॉम्प्लेक्स, यानी आप इसको बोलिएगा, मैंने फिर से बताती हूँ, अमाइनो एसिड प्लस एंजाइम अमाइनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज, व्हेन both of them react it will form a complex that is called enzyme AMP amino acid। मतलब ये जो एंजाइम AMP अमाइनो एसिड है, ये एक एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड होगा। एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड मतलब जो चार्ज्ड अमाइनो एसिड, जो जाकर टीआरएनए के साथ लग सकता है। तो ये जो एंजाइम AMP कॉम्प्लेक्स है, इसी का नाम है अमाइनो असाइल AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स। क्यों अमाइनो असाइल, बिकॉज एंजाइम जो यूज़ कर रहे हैं उसका नाम है अमाइनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज। तो अमाइनो असाइल AMP, ठीक है। क्यों AMP, बिकॉज ऑफ द फॉस्फेट मॉलिक्यूल, और क्योंकि एंजाइम लगा हुआ है तो अमाइनो असाइल AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स। अब ये जो अमाइनो एसिड अमाइनो असाइल कॉम्प्लेक्स है, नाउ दिस इज केपेबल ऑफ टेकिंग अ टीआरएनए मॉलिक्यूल, और जब ये अमाइनो असाइल टीआरएनए को ले लेगा तो उसका नाम हो जाता है अमाइनो असाइल टीआरएनए, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग,
अब क्या होगा कि आपको मालूम है कि अब प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ना शुरू करेगा। मैंने आपको बताया था, एज यू कैन सी इन द सेकेंड डायग्राम, देयर आर 3 साइड्स, पी साइड्स, ए साइड, ई साइड। ए साइड पे नया अमाइनो एसिड आता है, पी साइड पे AUG होता है, जहाँ से पहला शुरू होता है। यानी कि पहला इनकम्बेंट जो होगा, यानी AUG के लिए जो tRNA होगा वो हमेशा पी साइड पे आएगा, जो कि मिडिल में है। लेकिन उसके बाद जितना भी नया अमाइनो एसिड होगा वो सब कहाँ आएगा, ए साइड पे आएगा। और ए साइड पे आने के बाद जैसे कि एक साथ 6 बेसिस खुल जाते हैं, तो पी साइड पे तो AUG है इनिशिएटर, पहला उस पर आकर के tRNA अमाइनो एसिड लाएगा और वो अमाइनो एसिड उस पर आके लग जाएगा। अब दूसरा वाला जो चार्ज tRNA मॉलिक्यूल है जिसके पास अमाइनो एसिड है, इट विल कम एट पोजीशन A. Now when it comes to position A, what is happening? After some time there will be a bond formation between P position amino acid and A position amino acid. जैसे ही बॉन्ड फॉर्मेशन होता है क्या होगा, tRNA जो है वो एग्जिट साइड पे चला जाएगा, लेकिन जो बॉन्ड वाला है वो पी साइड पे आ जाएगा और ए साइड खाली हो जाएगा। तो फिर ए साइड पे नया आते जाएगा। तो पी साइड पे हमेशा क्या होता है, चेन इलॉन्गेशन होता रहता है। ठीक है, तो देखिए एंट्री ऑफ सेकेंड अमाइनो एसाइल tRNA हमेशा ई साइड पे होगा, ए साइड पे होगा। इसके लिए आपको एक इलॉन्गेशन फैक्टर चाहिए जिसको आप EFTU बोलते हैं। ठीक है, यू कॉल इट EF। आपको एक EFTU चाहिए, इलॉन्गेशन फैक्टर्स। EF एक्चुअली दो होता है, EFTU एंड EFTS। ओके, ये इलॉन्गेशन फैक्टर्स हैं जो कि आपको चाहिए। क्यों चाहिए, ताकि tRNA नया नया आपको अमाइनो एसिड लेकर के ए साइड पे आए। ठीक है, ए साइड पे वो आए एंड द कॉम्प्लेक्स ऑफ अमाइनो एसिड tRNA, इसको एंट्री कौन देता है, TU-GTP। मैंने कहा GTP इज एनर्जी सोर्स चाहिए आपको, और जो फैक्टर चाहिए, जो प्रोटीन चाहिए वो TU है। ठीक है, EFTU। ओके, यहाँ पे GTP हाइड्रोलाइज होता है और GTP हाइड्रोलाइज होकर के रिलीज भी होता है। ठीक है, एक्सक्यूज मी। सो नाउ व्हाट विल हैपन, पी साइड पे क्या हो रहा है, इनिशिएटर कोडोन आकर के लगा है, और इनिशिएटर कोडोन आकर के लगने के बाद ए साइट खाली है। अब दूसरा जो अमाइनो एसिड होगा वो ए साइट पे आएगा। अमाइनो एसिड किसके साथ आएगा, tRNA के साथ आएगा। अब क्या है कि ए साइट पे tRNA के साथ जो अमाइनो एसिड है वो अमाइनो एसिड अपने जगह से ट्रांसलोकेज होकर के पी साइट के अमाइनो एसिड के साथ जुड़ जाएगा। यानी कि अगर पी साइट के पास अमाइनो एसिड 1 है तो ए साइड का जो अमाइनो एसिड 2 है वो ए साइड से हट के पी साइड के tRNA मॉलिक्यूल का जो अमाइनो एसिड है उससे जुड़ जाएगा, और ए साइड जो है वो अब पी साइड पे आ जाएगा और पी साइड का जो tRNA है वो बाहर चला जाएगा। लेकिन जो भी tRNA पी साइड पे है वो सारे अमाइनो एसिड्स को ज्वाइन कराता जाएगा, यानी पोजीशन हमेशा ए साइड पे खाली होगा। पी साइड पे आने वाला जो tRNA है फिर ई साइड से एग्जिट कर जाएगा, लेकिन पी साइड पे जो भी रहेगा उस पर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। So the peptide bond formation is catalyzed by an enzyme. Again, this enzyme is important, that is called peptidyl transferase. ठीक है, ये बहुत important चीज़ है। After the peptide bond has been formed, the ribosome will advance the 3 nucleotides towards the 3' end of the RNA। मतलब जैसे ही peptide bond बढ़ गया, एक बेस पेयर आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तब ना एक एक आगे बढ़ते जाएगा, तब तो वो एक एक को पीछे छोड़ता जाएगा। इसी प्रोसेस को आप ट्रांसलोकेशन कहते हैं, जहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता है, और पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होने के बाद जो आपका राइबोसोम है वो 3 न्यूक्लियोटाइड्स आगे बढ़ जाता है। ठीक है, नाउ यू सी, ये देखिए पहला आएगा AUG मिथियोनिन है, ये आएगा, ये आपका पी साइड पे लगेगा और AUG के साथ AUG रहेगा और IF2 बाइंड करेगा। उसके बाद क्या होगा, ए साइट पे नया मॉलिक्यूल आएगा, और ए साइट पे आने के बाद क्या होगा, कुछ देर के बाद ए साइट का जो अमाइनो एसिड है जाकर के पी साइट के जो अमाइनो एसिड उसके साथ ज्वाइन कर जाता है, जिसके लिए कौन सा आपको एंजाइम चाहिए, यू नीड द एंजाइम पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। सो वहाँ पे क्या क्या होता है, क्या क्या होगा वहाँ पे, जैसे ही ये होने लगेगा वैसे वैसे, हाँ एक चीज़ और बता देते हैं, लार्जर सबयूनिट जो कॉम्प्लेक्स होता है वो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनने के बाद जुड़ता है। तो इलॉन्गेशन फेज में GTP का हाइड्रोलिसिस होता है, IF2 ऑल्सो कम्स, देयरफॉर हेल्प इन द रिलीज ऑफ GTP।
नाउ इलोंगेशन और टर्मिनेशन, जो कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि इलोंगेशन में क्या होता है, चेन बनता है, चेन बनता है मतलब प्रोटीन का एक चेन बनता है, पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है। अब आते हैं टर्मिनेशन पे। टर्मिनेशन कब होगा, जब कोई नॉनसेंस कोडोन आ जाएगा, UAA, UAG और UGA। ठीक है, ये जो नॉन प्रोसेंस कोडोन्स होते हैं, इनको कौन पहचानता है, अगेन एक प्रोटीन मॉलिक्यूल कहलाता है, जिसको कि आप रिलीज फैक्टर कहते हैं। जैसे इनिशिएशन फैक्टर था, वैसे ही रिलीज फैक्टर है। ठीक है, ये tRNA की तरह होता है। तो स्मॉल और लार्ज सब यूनिट्स जो हैं, जैसे ही प्रोटीन रिलीज फैक्टर आ गया, जैसे UAA UAG आने वाला होता है, रिलीज फैक्टर वहाँ पे एंटर करेगा, आ जाएगा। और ये रिलीज फैक्टर जैसे ही आता है, वो लार्ज सब यूनिट को स्मॉल सब यूनिट से डिसोसिएट कर देता है। और जब डिसोसिएट कर जाएगा, तो सारे जितने मॉलिक्यूल्स हैं सब अलग हो जाएंगे। और ये जो अलग हो गए, तो mRNA मॉलिक्यूल फिर से अपना डिग्रेड हो जाएगा। क्यों, सो दैट जो न्यूक्लियोटाइड्स उसमें हैं फिर से ये रीयूज हो सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन में या फिर ट्रांसलेशन में। तो आप इस पिक्चर को बहुत ही ध्यान से देखिए, ये आपको इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन समझा रहा है। ऊपर वाले पिक्चर को अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे 5'3' RNA है, AUG स्टार्ट कोडोन दिख रहा है आपको, और AUG से पहले यानी 5' एंड की तरफ और पीछे जाएंगे 6 से 10 न्यूक्लियोटाइड पहले, आपको शाइन दालगानो सीक्वेंस मिलता है। जैसे ही शाइन दालगानो सीक्वेंस मिलता है, इनिशिएशन फैक्टर्स काम करने लगते हैं। क्या काम करने लगते हैं, स्मॉल राइबोसोमल यूनिट को बाइंड करा देंगे AUG वाला जगह के आसपास। ठीक है, अब क्या होगा कि जैसे ही स्मॉलर सब यूनिट बाइंड कर गया, IF1 और IF3 उसके साथ लग जाता है, और उसके बाद में फिर स्मॉल सब यूनिट उसके साथ आकर के लग जाता है। और ये स्मॉल सब यूनिट जो है, अब व्हाट इट विल डू, इट विल ट्राई टू एसोसिएट द लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट। अब जब राइबोसोमल सब यूनिट है लग गया, तो वहाँ पे 3 साइट होता है, P साइट, A साइट और E साइट। E साइट यानी एग्जिट साइट, P साइट यानी पेप्टिडाइल साइट, और A साइट यानी अमाइनो एसिड एंट्रेंस साइट। तो आप देखेंगे इनिशिएशन में, देखिए आपको दिख रहा है AUG कहाँ है, बीच वाले पे यानी P साइट पे। तो आप देखिए वहाँ पे आपको जो राउंड स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो आपका अमाइनो एसिड है, और जो जिगजैग स्ट्रक्चर दिख रहा है वो tRNA मॉलिक्यूल है। तो AUG के साथ UAC आ गया। अब क्या होगा कि अब क्योंकि एक साथ 6 आता है, तो A साइट पे नया मॉलिक्यूल आएगा। नया मॉलिक्यूल के पास देख रहे हो क्या है, एक नया अमाइनो एसिड है। अब क्या होगा कि UAC के पास जो अमाइनो एसिड 1 था, उसके साथ A साइट वाला जो राउंड अमाइनो एसिड है वो जुड़ जाएगा। ठीक है, tRNA मॉलिक्यूल वहाँ से हट जाएगा, P साइट पर से tRNA मॉलिक्यूल E साइट पे जाएगा, और A साइट वाला आ जाएगा यहाँ। जो A साइट का मॉलिक्यूल है वो P साइट के पास आ जाएगा, P साइट का जो tRNA मॉलिक्यूल है वो E साइट से बाहर चला जाएगा। लेकिन P साइट पे क्या होगा, जितना भी अमाइनो एसिड है सब जुड़ता जाएगा। ठीक है, और तीसरा में क्या होगा, तो इलोंगेशन में क्या आ जाता है, EF फैक्टर्स, EFTU एंड EFTS दो ठो आएगा। उसके बाद टर्मिनेशन में आओ, टर्मिनेशन में रिलीज फैक्टर आता है। ये रिलीज फैक्टर कहाँ जा कर के लग जाएगा, जहाँ पे स्टॉप कोडोन आएगा। जैसे ही स्टॉप कोडोन आएगा, वहाँ पे रिलीज फैक्टर जा कर के लग जाएगा, और जैसे ही ये लग जाएगा, तो आपका राइबोसोमल सब यूनिट सेपरेट हो जाएगा, mRNA डिसोसिएट कर जाएगा वहाँ से, और जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो बाहर निकल जाएगा। वो जो बाहर निकल जाएगा, तो फिर अगेन excuse me, this mRNA can be used for further processing. Okay, so this is what actually happens. और ये सब फैक्टर्स होते हैं जो कि काम करते हैं, और these are the proteins that are involved in the protein synthesis. So this is very very important to understand कि ये जो 3 phases हैं इसमें क्या हो रहा है। तो पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज क्या है, चार्जिंग ऑफ अमाइनो एसिड क्या है। चार्जिंग ऑफ अमाइनो एसिड इज व्हाट यू कॉल्ड द एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई हैव ऑलरेडी गिवन यू नोट्स ऑन दैट, okay, and if you go through it, you will find the mechanism also. I've given you the mechanism, I've given the picture also how that particular thing takes place. Okay, so go through it, try to understand, and I think you will be able to do your things properly. मैं फिर से शाइन दालगानो सीक्वेंस आपको बता रही हूँ। ये एक सीक्वेंस होता है जैसे UAAGGAGG। ये कहाँ जा कर के लगता है, ये राइबोसोमल का जो छोटा सब यूनिट है उसके पास लगता है। किस जगह पे लगता है, जहाँ पे इसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है। तो UAAGGAGG का बेस पेयर क्या होगा, AUUCC। जहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो जाएगा, वहीं पे जा कर के
स्मॉलर सब यूनिट राइबोसोम ज्वाइन कर जाता है mRNA के पास। अब मैंने जो आपको 16S राइबोसोमल RNA बताया था वो आई थिंक आप समझ रहे हैं। मैंने आपको बताया था, अगर याद नहीं है go to my previous materials that I have given to you. So 30S जो होता है, 30S and 50S are the subunits of ribosomes. So 30S जो होता है that has also certain components, 16S, 23S, मतलब कि छोटी छोटी चीज़ों से मिला करके वो एक 30S बना है। तो उसमें जहाँ पे 16S होगा वहीं पे ये पेयरिंग होती है। Okay, so this is what you need to understand in the proteins that are involved in the protein synthesis. So I hope that you must have understood the concept behind it, and the most important thing is that you have to understand the diagrams, how what they are trying to say. You have to do a bit of writing, you have to make diagrams, and diagrams you need not make very artistic diagrams, but they should be technically correct, and that is the most important aspect. So I hope this particular lecture will help you in understanding this, and we shall meet further with a few more study materials. So stay healthy, stay fine, and keep studying. Thank you.